हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी, आरपीएफ और टेक्नीशियन 2024 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से कुछ मिक्स प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुल प्रश्नों की संख्या 30+ है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके साथ इसमें क्या दिया गया है, व्याख्या दिया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है सभी प्रश्नों के, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, हंसाने वाली गैस है, ऑप्शन से देखा जाए तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे प्रायः हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस कहते हैं या NOx कहा जाता है। ठीक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यानी कि इसमें किसी भी टाइप का कार्बन नहीं होता है और इसका फार्मूला होता है N2O। क्या होता है फार्मूला? N2O। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए, रबड़ के वल्कीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। देखिए, रबड़ का वल्कीकरण का मतलब होता है रबड़ जो निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, कैसा फॉर्म में होता है? लिक्विड। और जो हम रबड़ यूज करते हैं वो ठोस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो रबड़ का वल्कीकरण करके उसको ठोस बनाया जाता है। तो उसको वल्कीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सल्फर। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, रबड़ के वल्कीकरण के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। एक वल्कीकृत लचीला रबर वाला टायर में 3 से 5% सल्फर होता है, जबकि कठोर रबर में यानी इबोनाइट में 32% तक सल्फर होता है। ठीक है, देखिए जो लचीला रबर होता है उसमें कितना परसेंट सल्फर होता है? 3 से 5%। और जो कठोर रबर होता है, जैसे कि टायर हो गया, टायर का जो रबर होता है, ट्रक के टायर वगैरह के रबर जो काफ़ी कठोर होते हैं, उसमें 32% तक सल्फर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या बोला है? नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड तीनों ग्रीन हाउस गैस में काउंट होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा क्वेश्चन है, बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी में जो एसिड का उपयोग किया जाता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, या फिर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन में नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट अपरूप होते हैं। ठीक है, किसके अपरूप होते हैं? तो कार्बन के। ध्यान दीजिएगा, किसके अपरूप होते हैं? कार्बन के। ठीक है, सिंबल क्या होता है? कार्बन का C होता है। ठीक है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पर ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर वाइज बटा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, लेयर वाइज बटा होता है ग्रेफाइट का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। देखिए, हमेशा सीधा बनेगा और आकार में वस्तु के बराबर बनेगा तो दर्पण समतल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समतल दर्पण में ही जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, और हमेशा सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी। मिट्टी जो है लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मिट्टी कैसा है? ओपेक सब्सटेंस है। ठीक है, ओपेक यानी कि, ध्यान दीजिएगा, ओपेक यानी कि अपारदर्शी। ठीक है, जिसका आर पार देखा नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस टाइप का दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर? तो डॉक्टर उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है रोगी के नाक, कान और गले आदि की जांच के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। देखिए, किसी नेत्र का मतलब है स्वस्थ नेत्र का। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र की बात हो रही है, तो उसका निकट बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए, आँख का निकटतम बिंदु आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी है
जिससे बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सामान्य मानव आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर है। और हाइपरमेट्रोपिया एक बीमारी होती है जिसमें आंखें करीब की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाती है। ठीक है, यानी इसको हाइपरमेट्रोपिया को और क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है, जिसके चलते ये गर्म होकर काफ़ी मात्रा में लाइट देता है। और दूसरा चीज़ है कि ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश रहेगी, जहाँ पर लाइट तेज होगा वहाँ पुतली का प्रकाश कैसा होगा? आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका यानी कि पुतली सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। परितारिका पुतली नहीं होती है, परितारिका बाहर की पार्ट होती है। ठीक है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में किस टाइप का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखिएगा टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मीटर जो है लंबाई का मात्रक है। ठीक है, लेंथ का। एम्पियर किसका? करंट का। और न्यूटन किसका होता है? फोर्स का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो खाद्य पदार्थों को क्या होता है? तो इसमें खाद्य पदार्थों का विघटन हो जाता है। ठीक है, जब श्वसन की अभिक्रिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। ठीक है, 80 से यानी कि 120 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र है। याद रखिए, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है तो यह सेरिबरम। ठीक है, हाइपोथैलेमस से याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखिएगा तीनों जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो वायुमंडल में जनरली जो CO2 होता है वो लगभग 0.03% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सियोकाइटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछली में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है ये होता है अमोनिया। ठीक है, और याद रखिएगा ह्यूमन में ये जनरली होता है यूरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फेफड़ा का आकार होता है, तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है? फेफड़ा का आकार होता है शंकुआकार। ठीक है, फेफड़ा जो है वो इस टाइप का होता है, उल्टा शंकु होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो यहाँ पर देखिए स्टील। स्टील जो है मिश्र धातु, इसे आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, आयरन कार्बन से मिलाकर बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फैदम क्या है? तो फैदम एक टाइप का माप होता है। ठीक है, एक टाइप का मेजरमेंट है। ठीक है, फैदम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सागरी गहराई को नापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। और एक फैदम जो है 1.829 मीटर या फिर 6 फीट के बराबर होता है, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पे क्या जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण? ठीक है, तो आकाश जो नीला दिखाई देता है इसका मुख्य कारण होता है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ठीक है,
किरणों का परिक्रमण होता है धूल कणों के द्वारा, जिससे चलता है आकाश कैसा नजर आता है, नीला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनने का सिंपल सा लॉजिक है कि सफ़ेद कपड़ा जो होते हैं वो उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है, जबकि काले कपड़े क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उष्मा सोख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में सबसे अधिक होता है विटामिन सी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक सवाल पूछता है कौन सा अम्ल होता है संतरे में? तो होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा और मैग्नीशियम क्लोराइड और लवण की उपस्थिति के कारण होती है। यह उबालने से अवक्षेपित नहीं होता है। जल में ये खनिज विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण बन सकते हैं और इसे हटाने की विधि कठोर जल को धोवन सोडा अर्थात Na2CO3 से उपचारित करना है, ठीक है। हटाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? धोवन सोडा का, ध्यान दीजिएगा, धोवन सोडा का उपयोग करते हैं जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। और जल का अस्थायी कठोरता कारण की बात करें तो कैल्शियम का क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2 या फिर MgCl2, ठीक है, यही दो कारण होता है। और हटाने के लिए यूज करते हैं Na2CO3 यानी कि धोवन सोडा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना है एक, तो जो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए, दो टाइप का रिएक्शन होता है, ये होती है भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। भौतिक अभिक्रिया को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं या फिर भौतिक अभिक्रिया में कह सकते हैं कि उसका स्वरूप चेंज नहीं होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया ऐसा नहीं कर सकते हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, वो रिवर्स नहीं होता। जैसे कि दूध से दही जम गया, अगर दूध का दही जम गया तो कभी भी हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो दोबारा उस जंग से लोहा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बढ़ते अगला सवाल है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? तो केतली में जब पानी गर्म होगा तो ये कन्वेक्शन का उदाहरण होता है, ठीक है, संवहन का उदाहरण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो यहाँ पे याद रखिएगा चांदी। चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मटेरियल जिसका नाम है तांबा, जो कि कॉमर्शियल है, इकोनॉमिकल है, यूज करते हैं हम तांबा घर में वायरिंग में। यह भी ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है, और विद्युत की, ठीक है, किसके भी? विद्युत की, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 31 प्रश्नों किया है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।